हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो, बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो एक्चुअली एक सरप्राइज़ होने वाला था, एक 200 के स्पेशल वीडियो होने वाली थी, बट आई गेस कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। ओके, तो हम सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये मैंने खुद से बनाई है और ये एक 200 के स्पेशल ही समझ लो इसको, काइंड ऑफ। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये जो स्टोरी है वो एक यूट्यूबर की है। एक यूट्यूबर जिसका पूरा टाइम मतलब यही काम होता था, वीडियोस पे सर्च करना, वीडियो बनाना, सर्च करना, वीडियो बनाना। वीडियो भी वो हॉरर वीडियोस पे बनाता था। यूट्यूबर का नाम आशु था। तो आशु का मतलब यही काम होता था, उसका डे टू डे लाइफ यही थी कि रात को वो अपने जितने भी ऑडियंस है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, वो उसे अपनी स्टोरीज़ भेजते थे, जो उनके साथ अपना एक्सपीरियंस हुआ है वो वही एक्सपीरियंस जो अच्छा लगता था मेल पे ही भेजते थे। मेल पे वो पढ़ लेता था और जो भी अच्छा लगता था वो अपनी ऑडियंस से शेयर करता था। तो करीबन 6 महीने पहले की बात है। आशु नॉर्मली जैसा हर दिन करता था, वो अपने मेल पढ़ रहा है, जो स्टोरी अच्छी लग रही है वो एक जगह मार्क करके रख दे रहा है कि ठीक है ये अच्छी है, ये अच्छी है करके। तो सब ने अपने अपने इंसिडेंट भेजे है, किसी ने कुछ भेजा है, किसी ने कुछ भेजा है, और उन सब इंसिडेंट में एक अजीब सी बात हुई थी। एक लड़की थी जिसका नाम साया था, मतलब वो मेल तो उसी के नाम से आया था। तो साया के नाम से एक मेल आया होता है, आशु उसमें क्लिक करता है, मेल खुलता है और वो मेल में कुछ अलग ही लिखा होता है। मतलब सब अपनी स्टोरीज भेज रहे हैं, बट उस मेल में लिखा था, हे आशु, लव योर वीडियोस, लव योर चैनल एंड आई स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, कैन यू प्लीज़ रिप्लाई मी, कैन यू प्लीज़ से आई लव यू टू मी, कैन यू प्लीज़ डू दैट। वो वाला मेल बड़ा अजीब सा था। अच्छा ठीक है, कुछ मेल्स ऐसे आ जाते हैं तो आशु बस उसे बंद कर देता है और दूसरे मेल चेक करने लग जाता है, दूसरी स्टोरीज़ देखता है और वहाँ पे 2-3 अच्छी स्टोरीज़ मिल जाती है। तो कुछ दिनों बाद वो उन स्टोरीज़ को सुना देता है और ऐसे ही फिर उसका टाइम आगे बढ़ता रहता है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर से आशु वही अपने मेल चेक कर रहा है, क्योंकि वो हर रात को अपने मेल चेक करता था। तो फिर से साया का एक मैसेज आया होता है। तो जो मैसेज होता है वो होता है कि आपने मुझे इग्नोर क्यों करा, आपको मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है आपने मेरा मेल देखा है और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आशु को काफ़ी बुरा लगता है। अब उसे लगता है कि मे बी साया हर्ट हो गई हो, क्योंकि उसने काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट में शायद मेल करा होगा। मे बी वो एक्सपेक्ट कर रही होगी रिप्लाई और आशु ने नहीं किया, तो हो सकता है कि उसे हर्ट फील हुआ होगा। तो आशु ठीक है, उसको मेल में ही रिप्लाई कर देता है कि आई एम रियली सॉरी, बट मैं यहाँ पे नॉर्मली स्टोरीज़ पढ़ता हूँ और मतलब मैं मेल भी चेक इसलिए करता हूँ, स्टोरीज़ ये सब, तो मैं कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता किसी से भी। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे स्टोरीज़ पढ़ना और यही सब है। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको हर्ट हुआ हो, ये बोल के आशु रिप्लाई कर देता है। और वो सोचता है कि ठीक है, साया को मे बी अब अच्छा लग जाए, मतलब साया भी समझ जाएगी जो आशु का पर्सपेक्टिव है। तो ऐसा ही होता है। फिर 1-2 दिन बीत जाते हैं और तब साया का एक और मैसेज आता है कि अगर आपको स्टोरीज़ ही पसंद है तो मैं भी आपको एक स्टोरीज़ भेजूंगी और आई होप कि आपको वो स्टोरी पसंद आए। वेल, इस मेल के बाद एक और मेल आता है जिसमें साया ने कुछ तो स्टोरी भेजी है, जिसका कैप्शन है कि आई वॉज इन लव विद दिस गाय, समथिंग लाइक दैट। आशु जैसे वो कैप्शन पढ़ता है, आशु को लगता है कि ये कोई रोमांस टाइप स्टोरी है, जो कि बिल्कुल उसके जॉनर में फिट नहीं बैठ रही। वो तो हॉरर स्टोरी सुनाता था, राइट। तो वो फिर से वही करता है कि इग्नोर कर देता है कि छोड़ो यार, अब कौन इतनी बड़ी स्टोरी पढ़े, यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरी भेजी है तो उनकी स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मतलब ये स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता पढ़ने का, तो नहीं पढ़ता। वो आगे बढ़ जाता है, वो दूसरों की स्टोरीज़ पढ़ता है। अब 3-4 दिन बाद उस पर वीडियोज़ बनाता है और ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है। अब करीबन 5-6 महीने हो चुके हैं इस बात को, 6 महीने टू बी एग्जैक्ट, 6 महीने हो जाते हैं एंड 200 के होने वाले हैं आशु के, मतलब 195 के कुछ होंगे इस टाइम। और उसे पता है कि ठीक है, 1-1.5 हफ्ते में 200 के हो जाएंगे। तो ऑडियंस को एक्साइटमेंट में बोल देता है कि गाइस 200 के जब भी होंगे मैं कुछ सरप्राइज़ ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो उस पर हम काम करेंगे। अच्छा ठीक है, आशु ने कमिटमेंट दे दिया और ऑडियंस भी काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट करती है कि अच्छा भाई कुछ अलग आएगा। देन 199 के हो जाते हैं और आशु को भी पता है कि ठीक है, 1-2 दिन में अब 200 के होने वाले हैं, तो वो शूटिंग करने बैठा हुआ है।
जो उसने एक अच्छी सी स्टोरी सोची हुई थी कुछ, तो जो मतलब उसका प्लान यही था कि वो खुद से एक स्टोरी बनाएगा, और जैसे उसने पहले भी 2-3 स्टोरीज़ बनाई होती है, लोगों को भी अच्छी लगी होती है, तो उसने यही सोचा होता कि वो बनाएगा। कि तब मतलब वो बैठा है, शूट करने के लिए बैठा है, ठीक है, अपना सेटअप सब कुछ कर रहा है, माइक वाइक सेट कर रहा है, कि एकदम से उसके फ्लैट के बाहर घंटी बज जाती है। अच्छा, आशु फ्लैट में रहता है, अकेला रहता है, फ्लैट की घंटी बज जाती है। तो आशु सोचता है इतनी रात को कौन आ सकता है, ठीक है। आशु उठता है, वो बाहर जाता है, देखते हैं तो कोई भी नहीं होता है तो सिर्फ एक बॉक्स होता है छोटा सा, कुछ इस टाइप का। इस टाइप का बॉक्स होता है, और आशु उस बॉक्स को लेकर आ जाता है। उस बॉक्स में एक लेटर होता है और एक धागा टाइप होता है, ठीक है, धागा। तो आशु को धागा अच्छा लगता है, और उसमें मतलब लिखा होता है लेटर में शुरू में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 200K एंड मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने आपके लिए धागा भेजा है, आई होप कि आपको पसंद आए। आशु देखता है धागा पसंद आता है तो वो पहन लेता है। धागा कुछ इस टाइप का होता है, ये काले रंग का दिख रहा है, कुछ इस टाइप का होता है आशु का धागा भी, ठीक है। तो वो पहन लेता है और फिर वो बैठ जाता है अपना नॉर्मली शूट करने के लिए। बट जैसे वो बैठता है ना, उसको बड़ा अजीब सा फील होता है। ये समय मतलब जिस टाइम वो शूट कर रहा है, ये करीबन फरवरी चल रही है, तो ना तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये एकदम बैलेंस्ड टाइप एटमॉस्फेयर है, ठीक है। बट जब वो बैठा है तो एकदम से तो बहुत ठंड लगने लग गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, जैसे कि बर्फ़ गिर रही हो। आशु को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। अच्छा ठीक है, उसने तो वैसे नॉर्मली शर्ट में बैठा होता है, बट वो जैकेट वैकेट पहन लेता है, बट अभी भी उसे ठंड मतलब रुक ही नहीं रही है। अब आशु को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है एकदम से, कि तभी धीरे धीरे आशु को ऐसा फील होता है कि वो ना बहुत डाउन फील कर रहा है, मतलब उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है। धीरे 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 करीबन 20-25 मिनट हुए होंगे और आशु से हिला भी नहीं जा रहा। वो इतना वीक हो चुका है, वो एक ही जगह बैठा, और वो बैठा है फ्लैट में अकेला, कुछ कर नहीं सकता, कोई दोस्त नहीं, कोई घर वाले नहीं, तो क्या करता, कैसे तो करके वो उठता है, सबसे पहले पानी पीता है और अपने बेड में बैठ जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। ओके ठीक है, वो सोचता है कि छोड़ो मैं कल करूँगा, अभी थोड़ी तबीयत ख़राब सी लग रही है, तो वो सोने का ट्राई करता है। उस दिन उसे कुछ खास नींद तो नहीं आती, बट वो बेड में लेटे लेटे ही पूरा टाइम निकाल देता है। अगला दिन होता है और आशु की तबीयत अभी भी ऐसी ही है, अभी भी ख़राब है। ऐसे करते करते 2-3-4 दिन निकल जाते हैं। 200K हो चुके हैं। ऑडियंस पूछ रही है भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आप सरप्राइज़ देने वाले थे, कहाँ पर है आप, एक कुछ लाने वाले थे, कहाँ पर है। बट आशु अपने बेड में बैठा है, वो हिल भी नहीं पा रहा ढंग से। कैसे तो कर करके वो एक पोस्ट, मतलब जस्ट एक स्टोरी डाल देता है कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, ये वो, और थैंक यू सो मच हमने 200K कर लिए ये। बट रियलिटी है कि उससे हिला भी नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन और बीतते हैं और आशु को ना फिर से वो बक्सा जो होता है ये वाला, इस टाइप का जो होता है, वो बेड के जस्ट बगल में ही रखा होता है उसने ऐसे ही। तो वापस से इसमें नज़र जाती है तो वो देखता है कि इसमें एक लेटर और है। अब आशु उस लेटर को पढ़ना चालू करता है और उस लेटर में लिखा होता है कि शुरुआत में ही कि आपको मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। कुछ समझ नहीं आ रहा आशु को, इग्नोर नहीं करना चाहिए था मतलब, वो तो जब गेट खोला था तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, बस डब्बा पड़ा हुआ था और उसने कब इग्नोर कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा आशु कि ये क्यों लिखा है। अच्छा ठीक है, अगली लाइन उसमें लिखा है कि मुझे सबसे बुरा लगता है जब कोई मुझे इग्नोर करे, और आपने भी वही किया, आपको नहीं करना चाहिए था। वेल, ये जिस टाइप से लिखा था, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इग्नोर नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें कुछ आशु को याद दिला रही थी। आशु को याद आया साया का मैसेज। याद है 6 महीने पहले एक लड़की ने मैसेज किया था और आशु ने उसका रिप्लाई नहीं किया था, तो उसने भी सेम चीज़ कही थी कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। ऐसे आशु जब लेटर के एकदम एंड में देखता है, सिर्फ उसने पूरा लेटर स्किप कर दिया, सीधा एंड में देखता है, तो एंड में भेजने वाले ने अपना नाम लिखा होता है और वो नाम होता है साया। ओके, इट मेक सेंस कि जिसने पहले मैसेज भेजे थे 6 महीने पहले, उसने ये गिफ्ट भेजा है। बट अब साया कुछ बताती है। साया बताती है कि आई गेस अभी तक आपने वो धागा जो मैंने आपको दिया था वो पहन लिया होगा, राइट? वेल, अगर नहीं पहना है तो आई गेस यू आर लकी, बट अगर आपने पहन लिया है तो अभी तक आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई होगी। वेल, आपने मुझे इग्नोर किया तो सहना तो पड़ेगा, क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता ना मुझे कोई इग्नोर करता है तो।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको धागा क्यों दिया है, इस धागे से क्या होगा, है ना, आई नो। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वेल, आपने मेरी स्टोरी भी नहीं पढ़ी थी ना, जो पहले मैंने भेजी थी। मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी होगी। अगर पढ़ी होती तो आप ये धागा कभी भी नहीं पहनते, बट आपके पास टाइम ही कहाँ था पढ़ने का, आपने तो इग्नोर कर दिया। अब मैं बताऊंगी कि किसी को इग्नोर करने की सज़ा कितनी बड़ी हो सकती है। और यहाँ से साया एक स्टोरी सुनाती है, और ये वही स्टोरी होती है जो साया ने मेल में भेजी थी, वही प्यार वाली स्टोरी। कुछ इस टाइप से होती है कि साया का एक बेस्ट फ्रेंड था, बचपन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल जाते थे साथ जाते थे, ट्यूशन जाते थे साथ जाते थे, और धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एंड एक टाइम आता है जब कॉलेज में भी साथ ही जाते हैं। दोनों ने डिसाइड किया होता है एक ही कॉलेज में जाएंगे, और एक ही कॉलेज में जाते हैं। साया और जो लड़का होता है उसका नाम होता है साहिल। साया स्कूल के टाइम से ही साहिल को बहुत पसंद करती थी। वेल, साहिल को भी शायद थोड़ा बहुत आइडिया था, बट साहिल ने कभी इस बात को आगे ले जाना सही नहीं समझा, क्योंकि ये दोस्त है, दोस्ती बिगड़ जाएगी, ये वो करके। साया को भी कोई जल्दी थी नहीं। अच्छा ठीक है, दोनों कॉलेज में गए। लकीली दोनों की क्लास सेम थी, हर चीज़ सेम थी। तो साया काफ़ी एक्साइटेड थी कि हाँ ठीक है, मज़ा आएगा, एक नई जर्नी होगी हम सबकी। बट नई जर्नी में नए लोग जुड़ते हैं, और कुछ नए लोग ऐसे होते हैं जो शायद साया को रास ना आए। क्योंकि एक लड़की थी पारुल नाम की, और पता नहीं चला साया को, मतलब पारुल कब आई, कब उसने साहिल से बात करी, और देखते ही देखते साहिल और पारुल बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। साया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। आज तक ये हमेशा मेरे साथ रहता था, हमेशा मेरे साथ आता था, मेरे साथ जाता था, बट अब ये मुझे बोलता है कि नहीं तू अकेली चली जा, मैं पारुल के साथ आता हूँ ना यार, मैं पारुल के साथ जाऊँगा। हर बार जब भी साया साहिल को ढूंढती, साहिल हमेशा पारुल के साथ मिलता था। कहीं ना कहीं साया को बहुत बुरा फील होने लग गया था। इसलिए नहीं कि साहिल पारुल के साथ है, बल्कि इसलिए कि साहिल साया को इग्नोर कर रहा है। ये एक चीज़ थी जो साया को बिल्कुल नहीं पसंद थी। अगर साहिल उसे ये बोल देता कि यार मैं पारुल के साथ जा रहा हूँ, तू प्लीज़ चले जा, या फिर क्लियर करता तो वो भी चलता, बट साहिल हमेशा ऐसा करता था कि जैसे साया ने मैसेज किया कि चलना चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, तो वो बस सीन करके छोड़ देगा और पारुल के साथ चला जाएगा। साया बोलती थी कि आज सुबह मेरे साथ चल लियो कॉलेज। साहिल बोला हाँ ठीक है। जब जाने का टाइम आएगा साहिल चला गया पारुल के साथ, वो बस वेट कर रही है साया, और बाद में उसे पता चलता है कि साहिल तो कॉलेज पहुंच गया है। उसे बहुत ऐसा फील होने लग गया था कि उसे बस इग्नोर करा जा रहा है, पारुल की साइड से तो पूरी तरीके से, और साहिल की साइड से भी। वेल, साया को साहिल बचपन से जानता था, बचपन से ये दोनों साथ में थे, बट एक चीज़ थी जो साहिल साया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। वो ये थी कि साया ब्लैक मैजिक करती है, और कोई नॉर्मल टाइप का नहीं, बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक। इनमें भी सिद्धियाँ होती है कुछ, ठीक है, अलग अलग टाइप के चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो आपके पास वो सिद्धियाँ आती है, आप वो प्राप्त करते हो। साया ने इसमें जो टॉप लेवल की सिद्धि थी, मतलब एक होता है शमशान घाट में जाना होता है, वहाँ बैठ के वो पूरा एक रिचुअल होता है वो करना पड़ता है, वो भी आधी रात को, वो भी साया कर चुकी थी। ये चीज़ें साहिल को नहीं पता थी। वेल, अब साया को सिर्फ बदला लेना था, उसे जो इग्नोर किया गया था उसका बदला, उसको जो इंसल्ट फील कराई थी साहिल ने, उसका बदला। और ये सब सिर्फ एक लड़की की वजह से हुआ था, पारुल की वजह से। साया क्या करती है, पारुल के पास जाती है और बोलती है यार साहिल ने एक्चुअली तेरे लिए एक धागा दिया है, तो तू वो धागा पहन ले, वो बोल रहा था कि तेरे को दे दूँ करके। पारुल बोलती है ला दे। वो उसे वो धागा दे देती है, वही काले रंग का धागा जो कि इस टाइम आशु ने पहना हुआ था। जैसे ही वो पारुल को वो धागा देती है, पारुल खुश हो जाती है कि अरे वाह कितना प्यारा धागा है साहिल ने मेरे लिए दिया है, और ये बोल के वो चले जाती है। पारुल अपने घर चली गई है, साहिल अपने घर है। अगले दिन होता है, सब कॉलेज में आते हैं, साहिल आया हुआ है, साया आई हुई है, पारुल नहीं आई है। पारुल कॉलेज में नहीं आई। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, साहिल को समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की गई कहाँ। साहिल कॉल करके पूछता है पारुल से कि भाई कहाँ है, 2 दिन हो गए, कोई आता नहीं, पता नहीं तेरा क्या है। तब पता चलता है कि पारुल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही है, वो हिल भी नहीं पा रही, इतना वीक फील कर रही थी। 6-7 दिन होते हैं, पारुल बिल्कुल बेड रेस्ट पे होती है, वो उसके मतलब उससे बात भी नहीं हो पाती। तो साहिल की लिटरली 6 दिन से बात तक नहीं हुई है। अब 6 दिन तक ये सब चलता है। 7वें दिन
पारुल अपने हॉस्टल में ही है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो पारुल हॉस्टल में रहा करती थी, गर्ल्स हॉस्टल था, वहीं रहा करती थी। तो वो 6 दिन से अपने रूम में ही पड़ी हुई थी बेड पे। 7वें दिन की रात को पारुल के कमरे से आवाज़ें आने लग जाती है बड़ी ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि हथौड़े को लो और ऐसे किसी वुडन कुछ चीज़ पे मारो, ठा ठा ठा। तो कैसी आवाज़ आती है? ऐसी आवाज़ आ रही थी। पहले तो अगल बगल वालों को लगा पारुल कुछ काम कर रही होगी, कुछ वही कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन, मतलब हो जाता है ना, कील टूट जाती है, कुछ हो जाता है तो तुम ठोक रहे हो तो ऐसा कुछ कर रही होगी। बट ये कॉन्टीन्यूसली कम से कम आधे घंटे तक चल रही है, ठक ठक ठक। सबको लगने लगा कि भाई क्या हो गया इस लड़की को, क्या कर रही है ये, आज गड्ढा कर देगी क्या पूरी दीवार में। सब बोल रहे हैं पारुल क्या हुआ, पारुल। पारुल सुन ही नहीं रही, पारुल पर ठक ठक करे जा रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा। वार्डन भी आ जाती है कि भाई क्या हो गया, आधी रात को तुम ऐसी आवाज़ें ये पूरा कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो। सब बोल रहे हैं पारुल दरवाज़ा खोल खोल खोल। पारुल कोई दरवाज़ा नहीं खोल रही। गुस्से में वार्डन उस दरवाजे को तोड़ देती है, मतलब वार्डन क्या बाकी लड़कियों को भी बोलती है, सब तोड़ देते दरवाजे को। और जब दरवाज़ा टूटता है तो वो देखते हैं कि पारुल ने पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, पूरे काले कपड़े, एक मतलब सूट पहना हुआ है पूरे काले रंग का, और उसके बाल पूरी तरीके से खुले हैं। उसने काले रंग का काजल और काले रंग की पूरी लिपस्टिक लगाई हुई है और बहुत बड़ी बिंदी पहनी हुई है, बहुत बड़ी गोल सी, और वो ऐसे लेके अपने सर को मारे जा रही है। स्टडी टेबल था, उसमें मारे जा रही थी। जो सबको लग रहा था कि वो हथौड़े से कुछ मार रही है, वो अपने सर को मार रही थी। पूरे यहाँ से खून निकले जा रहा है। उसकी जो ये जो मतलब होंठ है वो इतने यहाँ तक आ चुके हैं, और वो हंस रही है, वो ऐसे देख के हंस रही है सबको, और धाड़ धाड़ मारे जा रही है। ये मंजर बहुत ज़्यादा डरावना था, सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कैसे तो जाके उसे पकड़ते हैं, पारुल क्या हुआ, पारुल क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बस जोर जोर से मारे जा रही है। और एक टाइम आता है वो बेहोश हो जाती है। बिना देर किए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल गई है तो हॉस्पिटल में मतलब उसको बांध दिया पूरा ऐसे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे जैसा होता नहीं कि तुम छुड़ाने की कोशिश करते हो, तुम यहाँ वहाँ हाथ मार रहे हो, यहाँ वहाँ जो चीज़ें दिख रही है उसे नोच रहे हो, ये वो खुद को ही नोच रहे हो, वो सब कर रही थी पारुल, पागल हो गई थी एकदम। तो उसको पूरी तरीके से बांध दिया गया है। और एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वो एक और अजीब सी हरकत करती है, मतलब उसे लेके जा रहे तो एक टाइम में हंस रही है, एक टाइम में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, और दूसरे टाइम रो रही है और बोल रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बचाओ, ऐसे करके। साहिल भी दौड़ते हुए आ जाता है जब उसे पता चलता है, वो भी हॉस्पिटल आ गया है, साथ में साया भी आ गई है। जब ये सब पारुल को देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब मतलब सब वहाँ डर गए हैं, सब रो रहे हैं, मतलब उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा डर चुके थे। क्योंकि पारुल एक टाइम में ऐसे देख के बोलती थी, कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी और सबसे पहले इसे मारूंगी। और दूसरे पल वो एकदम मासूम बन के बोलती थी कि मुझे बचाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, ये कुछ कर देगी, ये कुछ कर देगी। और वो चिल्ला रही है जो जो से पारुल। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ हो, एक पर्सनैलिटी जो सबको मारने में तुली है और दूसरी पर्सनैलिटी जो बचने के लिए सबसे भीख मांग रही है। वेल, एक टाइम आता है जब पारुल बहुत चिल्ला रही है और एकदम से ही पारुल चेंज हो जाती है और वो खुद ही को बोल रही है कि तू बहुत चिल्ला रही है ना, तू सोच रही है कि तू बोलेगी और सब तेरे को बचाएंगे, पर तू बोल ही नहीं पाएगी, तू बोल ही नहीं पाएगी। और ऐसे बोलते बोलते ही पारुल अपनी जीभ को बाहर निकालती है, अपने ही दोनों दांतों से काट देती है। जीभ नीचे गिर चुकी है उसकी, आधी टंग उसकी नीचे गिर चुकी है और एकदम से वो बहुत चिल्ला रही है। वो बोल नहीं पा रही कुछ, वो बोल नहीं पा रही। और दूसरे टाइम वो हंस रही है एकदम, और फिर एकदम से फिर से चिल्लाने लग रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, सबने अपने हाथ पकड़ लिया, कोई अपनी आंखें बंद कर रहा है, कोई वहाँ से चला गया, कोई भाग गया है वहाँ से, और वो बस हंस रही है। साहिल देख के पूरा हिल चुका है, वो एक जगह फ्रीज हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। ये वो पारुल नहीं है जिसे वो प्यार करता था, इसे क्या हो गया। और उसने अपनी जीभ काट दी। वो जीभ वाला मंजर इतना ज़्यादा डरावना था कि सिर्फ रूम में एक बच गया था जो नहीं भागा था, बाकी सब बाहर चले गए थे। और जो वो एक था ना, वो थी साया सिर्फ पारुल को देख रही थी। साहिल आता है, साया को बाहर लेके जाता है कि चल तू यहाँ ऐसे मत देख, इसे मत देख, ऐसे मत कर, ऐसे करके ले जाता है। उसे लगता है कि साया शायद ट्रॉमेटाइज हो गया देख के या कुछ, तो साया को भी बाहर ले जाता है। और पारुल फिर से हंसे जा रही है।
जब डॉक्टर्स आते हैं तो वो जो वार्डन होती है उन्हें बोलते हैं कि ये हमसे नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कुछ अलग ही केस है, इसे यहाँ से ले जाया जाए, ये हॉस्पिटल में भी नहीं रह सकती, ये पागल है, ये मतलब डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा। और डॉक्टर भी, जो डॉक्टर ने देख लिया ना अपनी जीभ काटना और वो सब, वो डॉक्टर बोल रहा है बस इसे ले जाओ भाई यहाँ से, हम नहीं देख सकते इसे ले जाओ। कैसे तो करके उसे वापस रूम में लाया जाता है। जब रूम में लाते हैं तो वार्डन बोलते हैं कि हमें पंडित जी बुलाने पड़ेंगे, सिर्फ वही है जो ठीक कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इसके अंदर ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा शैतानी है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वेल, उनके बुलाने पे पंडित जी आ भी जाते हैं। पंडित जी आते हैं, वो बस रूम में एक कदम ही रखते हैं कि वो 4 कदम पीछे हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये किसे उठा के ले आए तुम, ये कहाँ से आ गई ये। सब बोलते हैं पंडित जी क्या हुआ। पंडित जी खुद बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो बोलते हैं कि अरे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो सब बोलते हैं कि पंडित जी कुछ तो होगा, कुछ तो आप कर सकते होंगे, कुछ तो उपाय होगा। जिस पे पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पे 5 पंडित को बुलाना पड़ेगा और सबसे बड़ा पाठ करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगी भी कि नहीं मैं उसकी भी गारंटी नहीं दे सकता। 5 से कम पंडित का मतलब है हर पंडित की जान जाना। वेल, 2 दिन तक उसे पूरे इंजेक्शन दे के बेहोश किया जाता है और 2 दिन के बाद 5 पंडित बुलाए जाते हैं। जो हॉस्टल का हॉल होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें 5 पंडित गोल में बैठे हुए हैं और वो बेहोश पड़ी हुई है वहाँ पे पारुल। तो चेयर में लाते हैं, पारुल को चेयर में रखते हैं और पूरी तरीके से बांध देते हैं, हर पूरे हाथ, उसके पैर, सब कुछ। और उस चेयर के इर्द गिर्द पूरा गोला बना देते हैं, बहुत बड़ा गोले के बाहर बैठे हुए पंडित जी। बाकी जो लोग हैं वो बस अपनी बालकनी से देख रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि हॉल में पास जाके भी देखे, सब अपनी बालकनी से देख रहे हैं सिर्फ। पंडित जी बोलते हैं कि इस गोले के अंदर कोई नहीं जाएगा और ये गोले के बाहर नहीं आ सकती। जब तक हमारे पाठ ख़त्म नहीं होंगे तब तक कोई भी इस गोले के अंदर जा भी नहीं सकता, ना ही बाहर आ सकता है। तो ये काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन है, तो डरना नहीं है। जब तक हम पाठ कर रहे हैं, वो कुछ भी करे अंदर, कुछ भी करे, किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर जाना। वेल, ठीक है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है और अब पंडित सब अपने जाप करने लग गए। सब ने आंखें बंद कर ली और सब मंत्र पढ़े जा रहे हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे पारुल को होश आ रहा है। पारुल उठ रही है, उसकी आंख खुलती है और वो अपने आसपास सबको देखती है। और जब देखती है वो फिर हंसने लग जाती है। पारुल कुछ बोलना चाहती है बट बोल नहीं पा रही क्योंकि उसकी जीभ कट चुकी है। पारुल बस हंस रही है और एक टाइम आता है जब पारुल गुस्सा करने लग जाती है, खड़ी हो जाती है। वो इतनी ज़ोर से खड़ी होती है कि पूरी चेयर टूट जाती है। चेयर के तीन हिस्से हो जाते हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, सब बिखरे पड़े और पारुल पूरी फ्री है। पारुल पंडित के पास आने लगती है, पंडित के पास आने की ट्राई कर रही है बट वो उस गोले को पार नहीं कर पा रही। जैसे उस गोले पे कदम रख रही है वो 4 कदम पीछे चले जाती है। अब पारुल बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गई है। पारुल सबको देख रही है, चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ नॉर्मल नहीं है, वो इतनी ज़्यादा डरावनी है कि सबने अपने कान बंद कर दिए। सब अपने कान बंद करके रखे हैं, सब बस वो आवाज़ ना सुनाई दे। पारुल चिल्लाए जा रही है और एक समय आता है जब पारुल ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर एक बड़ा सा पंखा होता है, जैसे होता नहीं है एक लंबा सा पंखा, एक बड़ा सा, क्योंकि हॉल होता है तो उसके लिए। पारुल अपना दुपट्टा खींचती है, उस पंखे पे लगाती है और सबके सामने ऐसे फंदा बना देती है। और पारुल ऐसे दिखा रही है सबको कि मैं कूद जाऊंगी, मैं फांसी लगा दूंगी। लोग आने की कोशिश करते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, वार्डन अंदर आने की कोशिश करती है, पर जो दूसरे होते हैं, कुछ लोग वहाँ खड़े होते हैं, वो उसे बचाने के लिए मना कर देते हैं। वार्डन को मना कर देते हैं कि अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो तुम्हें भी बहुत खतरा होगा, जैसा कि पंडित जी ने शुरू में कहा था। पारुल बहुत टाइम तक यहाँ वहाँ देखती है, बट जब कोई भी अंदर नहीं जाता तो पारुल उसी फंदे से लटक जाती है और पूरे टाइम लटक रही है। स्टिल पार्ट के ख़त्म होने तक कोई भी अंदर नहीं जाता है, सब बस दूर से देख रहे हैं। सब चिल्ला रहे हैं, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। सब बोल रहे हैं हम इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। ये वार्डन खुद चिल्ला रही है बट कोई अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि डर भी एक चीज़ है ना, डर सबको लगा हुआ है। सबको यही लग रहा है कि अगर हम अंदर चले गए और एकदम से पारुल उठ गई
और उसने उन्हें पकड़ लिया तो क्या होगा? कोई अंदर नहीं जा रहा। एक बार पाठ ख़त्म होता है, पंडित जी खुद 5 पंडित अंदर जाते हैं। जब वो पारुल को चेक करते हैं तो पारुल की बहुत टाइम पहले ही मौत हो गई होती है। वो बस वहाँ पे लटक रही थी तब से। पारुल को नीचे रखा जाता है, उसे फांसी के फंदे से उतारा जाता है, उसके घर वालों को कॉल करी जाती है, सबको बुलाया जाता है। पारुल को 2 दिन के अंदर अंदर ही उसके घर भिजवा दिया जाता है। मतलब घर वाले आते हैं, वो पहले एम्बुलेंस में जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर वहाँ से उसे ले जाते हैं। बट यहाँ पर साहिल के लिए ये एक ट्रॉमे से कम नहीं था। साहिल ने इतनी सारी चीज़ें देख ली थी, वो भी उसके साथ जिसे साहिल प्यार करता था। साहिल इतना ज़्यादा मतलब ट्रॉमे में चले गया था कि वो ना तो कुछ बोलता था, ना कभी कॉलेज आता था, ना कुछ। वो बस अपने रूम में बैठा रहता था। और लेटर के आखिरी में लिखा था कि साहिल की आज तक यही हालत है, वो अभी भी रूम से बाहर नहीं आता है। साया उसे कभी कभी देखने जाती है और बस चेक करके आती है कि अभी भी ठीक हुआ कि नहीं, दैट्स इट। और फिर साया ने कुछ ऐसा लिखा था जिसे देख के आशु बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये पूरी स्टोरी पढ़ के ही वो डर गया था। बट जो एंडिंग में लिखा था वो कुछ लाल कलर से लिखा था, कुछ पेन नहीं लग रहा था, वो पेन नहीं था, वो पेंट था, लाल कलर का पेंट। साया ने लिखा होता है कि ये सब पारुल के साथ इसलिए हुआ क्योंकि उसकी वजह से साहिल ने उसको इग्नोर करा था। साया को कोई इग्नोर करे वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। साया को लगा था कि ठीक है, पारुल चली गई, अब उसे कोई इग्नोर नहीं करेगा। बट समय के साथ साथ एक इंसान फिर उसकी ज़िंदगी में आया था जिसने उसे इग्नोर करा, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि आशु था। आशु जब वो पूरा पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग से आती है, बहुत क्रीप आउट सी फीलिंग आती है। आशु जब वो वाली लाइन पढ़ता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। वो उसे समझ नहीं आ रहा वो प्रोसेस कैसे करे, उसे समझ नहीं आ रहा क्या सोचे इस टाइम पर। वो बस आगे पढ़ रहा है और आगे लिखा होता है, तुम्हें पता है एक प्रॉपर ब्लैक मैजिक के लिए क्या क्या करना होता है और क्या क्या करवाना होता है। पहली चीज़, उस बंदे के हाथ में कुछ ऐसा पहना दो जिस पे ब्लैक मैजिक करा, और अगर वो किसी के बाल हो तब तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये पता चलता है कि एक काले रंग का धागा कोई धागा नहीं है बल्कि किसी तो लड़की के बाल हैं, जिससे बालों को मिलाकर ये बनाया गया है। देखने में धागा लग रहा है बट असल में बाल है। दूसरी चीज़ कि उस इंसान के हाथ में खून लगवा दो। खून आशु के हाथ में कैसे लग सकता है? धागा समझ आता है उसने पहना है, बट खून। और तब एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो लेटर पढ़ रहा था वो पेंट नहीं है, वो खून है, वो किसी इंसान का खून है, और वो आशु के हाथ में भी लग चुका है। अब आशु को समझ नहीं आ रहा क्या सोचे, क्या पढ़े, किस तरीके से रिएक्ट करे। आशु आगे और पढ़ना चालू करता है जिसमें साया ने लिखा होता है कि और तुम्हारी तबीयत खराब होने के 7 दिन बाद वो आएगी, वही जो पारुल के अंदर चली गई थी, वही जिसने पारुल को पोजेस किया था, और वही जिसने पारुल को मारा था। अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आशु है। 7 दिन बाद वो आशु के फ्लैट में आएगी। फ्लैट से बाहर आशु कहीं जा नहीं सकता क्योंकि साया को भी पता है कि वो अकेले रह रहा है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो कहीं बाहर जा सके। और 7 दिन बाद जब वो आएगी तभी साया का बदला पूरा होगा। साया सिर्फ आशु से बदला लेना चाहती थी क्योंकि आशु ने उसे इग्नोर करा था, क्योंकि आशु ने उसकी स्टोरीज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आशु ने उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया था। सिर्फ इसलिए साया ने ये सब करा। और अब आशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रही है। एक तो उसने ये सब पहन लिया उस वजह से, और पहले से भी तबीयत ख़राब थी, और दूसरी चीज़ जो उसने पढ़ लिया। अब आशु को ये पता है कि 7 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है। 7 तो छोड़ो, 2 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए आशु सोचता है कि क्यों ना इन 2 दिन में
जहाँ वो सबकी कहानियाँ सबको सुनाता था, अपनी ऑडियंस को सुनाता था, रियल स्टोरीज जो उससे ऑडियंस शेयर करती थी। आशु डिसाइड करता है कि अब वो अपनी एक स्टोरी सुनाएगा। शायद यही एक सरप्राइज़ हो लोगों के लिए, सबसे बड़ा सरप्राइज़ उसकी ऑडियंस के लिए यही होगा ना कि गाइस आज मैं सुनाने वाला हूँ मेरी स्टोरी।